हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे सोशोलॉजी के बारे में, क्योंकि सोशोलॉजी कैसे उदय हुआ भारत में, या भारत में समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ। इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी ऑफ इंडिया, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन के रूप में भी आता है। यूजी लेवल, पीजी लेवल पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में समाजशास्त्र उदय के बारे में बताइए। तो आपको संक्षेप में नहीं लिखना होता, बल्कि संक्षेप में लिखना होता है, चाहे वो 500 वर्ड में हो चाहे 1000 वर्ड में हो। तो जब जानेंगे तभी तो आप लिखेंगे। और भारत में जो समाजशास्त्र की जो उदय हुई थी, कंपटीशन के लिए भी बहुत आसान है, क्योंकि उनमें जो बताया जाएगा कि कब किस विश्वविद्यालय में किसके द्वारा कब कब अप्लाइड कोर्सेज के द्वारा कब इंडिविजुअली रूप से सोशोलॉजी को अलग किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसकी अगुवाई कौन किया, तो इसके बारे में हमको पता चलेगा। भारत में समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में पश्चिमी देशों से ही आया, जिसको तो आप क्लियर कर लीजिए कि जो भारत में समाजशास्त्र का जो उदय हुआ था वो पश्चिमी देशों से हुआ था, और वो एक विज्ञान के रूप में पश्चिमी देशों से आया। अन्य देशों की तरह भारत में भी कुछ ऐसे विचारक पैदा हुए जिनकी कृतियों में हमें प्राचीन सामाजिक व्यवस्था का झलक दिखाई मिलती है। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनु द्वारा रचित मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मनु द्वारा रचित मनुस्मृति आदि प्राचीन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती थी। लेकिन उन कृतियों का जो स्वरूप था, कतई समाजशास्त्री नहीं थे। मतलब ये कहने के लिए हम कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र या मनु द्वारा जो मनुस्मृति थी, प्राचीन भारतीय समाज के बारे में तो जानकारी मिलती थी, लेकिन उनका सेंस ये नहीं था कि समाजशास्त्री के रूप में नहीं मिलता था। अब हम बात करते हैं यूरोप में, विशेषकर फ्रांस एवं इंग्लैंड। यूरोप महाद्वीप में फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों घटनाओं से समाजशास्त्र का उदय हुआ था। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसे हम सामाजिक क्रांति के रूप में जाना जाता है, सोशल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रिटेन में जो क्रांति हुई थी उसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, जिसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जानता है। क्योंकि जब फ्रांस में जब क्रांति हुई थी उस समय बहुत सी चीज़ें उथल पुथल हो गई थी, जिस कारण से जो उस समय के थिंकर थे, जो भी ये कहा जाए कि जो भी विचारक थे, उस समय स्टडी कर रहे थे। क्योंकि हम जब कोई भी घटना हमारे समाज में होती है तो उस घटना के कारण या उसके पीछे की चीज़ों को हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तभी तो उसके कारण के पीछे को हमको चीज़ें समझ में आती है। इसलिए यूरोप महाद्वीप में फ्रांस और ब्रिटेन ऐसे जो देश थे जहाँ समाजशास्त्र का उदय हुआ। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि औद्योगिक क्रांति से लेकर उत्पन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप हुआ, लेकिन भारत में औद्योगिक क्रांति बहुत देर से प्रारंभ हुई है और समाजशास्त्र की उत्पत्ति पहले हुई थी। हमारे यहाँ समाजशास्त्र की उत्पत्ति में उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप होने वाली
पश्चिमीकरण आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। यूरोपीय शासकों ने एवं व्यापारियों ने अपने देश के मानव शास्त्रियों, प्रशासकों, इतिहासकारों, ईसाई धर्म के प्रचारकों को भारतीय समाज में जाति व्यवस्था, जनजातियों, ग्रामीण समुदाय, संयुक्त परिवार, धर्म, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया गया। उन लोगों ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से समझने का प्रयास भी किया ताकि वे भारत पर सफलतापूर्वक प्रभुत्व कायम रख सके। लेकिन इस प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतविद या इंडियोलॉजिस्ट या ओरिएंटलिस्ट पैदा हुए। इन विद्वानों ने जो भारतीय समाज और संस्कृति का चित्र प्रस्तुत किया, ऐसा प्रतीत होता था कि भारत एक बहुत पिछड़ा, प्राचीन, दकियानुसी, विचित्र एवं स्थिर सभ्यता संस्कृति वाला देश है। क्योंकि जब उस समय इंडियोलॉजिस्ट और ओरिएंटलिस्ट जब पैदा हुए तो उन्होंने भारत का एक ऑब्जर्व किया कि भारत बहुत ही पिछड़ा, प्राचीन, दकियानुसी, विचित्र एवं स्थिर सभ्यता एवं संस्कृति वाला देश है। भारतीय शिक्षा जगत में नए प्रकार की बौद्धिक क्रांति हुई है। भारतीय शिक्षा प्रणाली का पाठशाला से विश्वविद्यालय तक विस्तार हुआ। कैसे हुआ, इनके बारे में इंडियन सोशोलॉजिस्ट या भारतीय विचारक ने अपना अपना व्यूज दिया। जैसे हम एम एन श्रीनिवास का नाम बहुत ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति का कंसेप्ट दिया था। पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण की धारणा दिए थे, डोमिनेंट कास्ट की कंसेप्ट दिए थे। तो आज हम एम एन श्रीनिवास का विचार जानने का प्रयास करते हैं कि वो कैसे कैसे भारत में इन चीज़ों का जो है देखने को प्राप्त हुआ। तो एम एन श्रीनिवास ने अपने लेख में 1773 से 1990 तक के काल को भारतीय मानव शास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र का प्रारंभिक काल माना जाता था। ये मैं नहीं, एम एन श्रीनिवास ने अपने विचार में ये चीज़ें बताया कि 1773 से लेके 1990 के काल को भारतीय मानव शास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र का प्रारंभिक काल माना। लेकिन समाजशास्त्र के विकास के इस प्रथम कालखंड को सही मायने में समाजशास्त्र का प्रारंभिक काल नहीं माना जा सकता। इससे मेरी असहमति के दो कारण थे। एम एन श्रीनिवास की जो असहमति थे उनके दो कारण थे। पहला, जब समाजशास्त्र एक विषय के रूप में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस में जन्म लिया तो भारत में इसका उद्गम 18वीं सदी में खोजना अवैज्ञानिक है। क्लियर कर दिए। उनके सहमति के दो कारण थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जब समाजशास्त्र एक विषय के रूप में 19वीं सदी में उत्तरार्ध में फ्रांस में जन्म लिया तो भारत में इसका उद्गम 18वीं सदी में खोजना अवैज्ञानिक था। दूसरा जो कारण था, उन्होंने बताया कि 19वीं सदी तक भारतीय समाज और संस्कृति पर जितने भी काम किए गए वे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बिल्कुल ही गैर समाजशास्त्री थे। वे तमाम मुख्य रूप से इतिहास, धर्मशास्त्र, साहित्य या नृजाति विज्ञान के अंग थे। समाजशास्त्र की स्थापना तो भारत में 20वीं सदी के प्रारंभ में हुई, जिसे एम एन श्रीनिवास ने समाजशास्त्र के विकास को द्वितीय कालखंड 1900 से लेकर 1950 तक माना।
सही मायने में द्वितीय कालखंड ही समाजशास्त्र के विकास का प्रथम कालखंड माना जाना चाहिए। इस कालखंड में समाजशास्त्र के क्षेत्र में मानवशास्त्रियों का बहुत बोलबाला था। ये बात उनके दो असहमति के कारण थे। पहला, उन्होंने बताया कि जब 19वीं सदी में समाजशास्त्र का उत्तरार्ध फ्रांस में जन्म हुआ तो भारत में समाजशास्त्र का उद्गम 18वीं सदी में खोजना अवैज्ञानिक कारण था। दूसरा, उन्होंने कहा कि भारतीय समाज और संस्कृति पर जितने भी समाजशास्त्री कोण से या समाजशास्त्री दृष्टिकोण से बिल्कुल हुए गैर समाजशास्त्री थे, वे तमाम मुख्य रूप से इतिहास, धर्मशास्त्री, साहित्य या नृजाति विज्ञान थे या इनके अंग थे। अब हम आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पाश्चात्य विद्वानों की जो कृतियाँ थी, थोड़ा जो वेस्टर्न थिंकर थे उसके बारे में सोचा जाए कि वो कैसे सोचते थे। पाश्चात्य विज्ञानों की कृतियों से काफ़ी भारतीय लोग प्रभावित हुए। एक नए बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ। उनमें से कुछ लोगों ने अन्य विषयों के अलावा भारतीय दर्शन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों में विशेष रुचि दिखाई। वे लोग प्रायः स्वाभाविक स्तर पर उच्च जाति और जमींदार परिवार से जुड़े हुए थे। वे अधिक रूप से इतने संपन्न और सामाजिक दृष्टि से इतने जागरूक थे कि वे भारतीय महानगरों और इंग्लैंड जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन लोगों ने अपने ढंग से भारतीय समस्याओं पर विचार करना प्रारंभ किए। प्रारंभ में ही बुद्धिजीवी अंग्रेजी शासन के समर्थक थे और अंग्रेजों की मदद से भारतीय समाज में सुधार तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में विशेष रुचि लेते थे। उस काल के विद्वानों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता। एक तो वे लोग जो घोर राष्ट्रवादी थे, दूसरे वे लोग जो मार्क्सवादी थे। ये थे इनके विचार, आइडियोलॉजी। क्यों वेस्टर्न से ज़्यादा प्रभावित थे? इंडिया के लोग प्रभावित तो ही थे क्योंकि वो हर तरह से संपन्न थे। वो उस शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड और फॉरेन कंट्री जाकर शिक्षा ग्रहण कर लेते थे और अपने रूप से, अपने अकॉर्डिंग से भारतीय सामाजिक समस्याओं को जो है कि बनाया। एक तो वो घोर राष्ट्रवादी थे और एक दूसरे जो हुए मार्क्सवादी थे। अपने अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि अंग्रेजों के समर्थक तो थे ही। अंग्रेजी जो शासन काल 16वीं शताब्दी में भारत में आया तो उस समय अंग्रेजों के समर्थक थे, कोई पढ़े लिखे थे। बाहरी कल्चर का मतलब वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न एजुकेशन और हायर एजुकेशन से बिल्कुल थे ही, संपन्न थे, जमींदार थे ही। तो इसलिए कहा जाए कि हर तरह से वो वेल मेंटेन थे। अब हम बात करते हैं प्रारंभ में मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र इत्यादि साथ साथ चल रहे थे। लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभ में वर्षों से सभी विषय एक दूसरे से धीरे धीरे अलग होने लगे। मानवशास्त्र, समाजशास्त्र जो एक दूसरे से विशेष रूप से जुड़ा हुआ था, वह भी एक दूसरे से दूर होने लगे। इसके बावजूद मानवशास्त्री समाजशास्त्र में विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण या प्रभावपूर्ण ढंग से दखल देते रहे, जिसका अवशेष अब भी स्पष्ट रूप से भारतीय समाजशास्त्र में देखने को मिलता है। इसके बाद एक अलग विचारक थे, भारतीय विचारक थे, बी.एन. सील के प्रयासों से 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र की पढ़ाई एक ऐच्छिक विषय के रूप में प्रारंभ की गई। मैंने बताया कि 1917 में बी.एन. सील के प्रयासों के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के साथ साथ अप्लाइड कोर्सेज या ऐच्छिक सब्जेक्ट के रूप में समाजशास्त्र का विषय के रूप में प्रारंभ किया गया था। बाद में इस विषय के साथ राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार सरकार जैसे लोग जुड़े
1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के केपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में मानव शास्त्र विभाग की स्थापना हुई। कलकत्ता विश्वविद्यालय में केपी चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में मानव शास्त्र के विभाग की स्थापना हुई और 1926 में बीएस गुहा जैसे मानव शास्त्री इस विभाग से जुड़े। लेकिन कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानव शास्त्रियों के एकाधिकार के कारण, क्योंकि जितने भी प्रोफेसर थे सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, तो सिंपल सी बात है, जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे तो कोशिश करेंगे कि अपने सब्जेक्ट में ही डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में मानव शास्त्रियों के एकाधिकार के कारण समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में कभी नहीं बन सका। फिर बाद में भारत में समाजशास्त्र की जो वास्तविक शुरुआत हुई थी, अभी ये आपको टू द पॉइंट है, अभी तक तो आप लोगों के विचार पढ़ते रहे, समझने का प्रयास किए। तो भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय से हुई थी। क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत किस सन में हुई थी? 1914 में। किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ की गई थी? बम्बई विश्वविद्यालय में। दो क्वेश्चन बन गया। भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय से हुई। उस समय इसकी पढ़ाई अर्थशास्त्र के साथ साथ ऐच्छिक के रूप में की गई। वहाँ 1919 में नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का एक संयुक्त विभाग स्थापित किया गया। पैट्रिक कैंडिस जो एक नगरीय समाजशास्त्री थे, इसके प्रथम अध्यक्ष बने। बाद में इस विभाग ने जीएस घुरिये, केएम कपाड़िया जैसे लोग जुड़े, पर वे लोग बुनियादी रूप से मानवशास्त्री ही थे। उनका प्रशिक्षण इंग्लैंड के मानवशास्त्र के क्षेत्र में हुआ था। बम्बई के बाद समाजशास्त्र की पढ़ाई 1921 में बीएन सील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। राधा कमल मुखर्जी इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने। पहले तो बम्बई में था, 1914 की बात हुई थी। अगर उत्तर प्रदेश में या लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी उस विभाग के प्रथम अध्यक्ष घोषित किए गए, तो 1914 में जो है बीएन सील के प्रयास के द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई प्रारंभ की गई। कुछ दिनों बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र विभाग की भी स्थापना हुई, जहां डीएन मजमूदार जैसे प्रखर मानव शास्त्री ने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। पूरे विश्वविद्यालय में इस विषय की स्थापना के साथ साथ 1938 में की गई थी, जिसकी प्रथम अध्यक्षा मानव शास्त्री इराती करबे हुई थी। 1920 से लेकर 1950 के बीच मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में कई वैज्ञानिक शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन प्रारंभ हुए। इस प्रकार समाजशास्त्र के विकास में दूसरे चरण में ही समाप्त हुए। समाजशास्त्र अपने विकास के तृतीय चरण में 1951 में प्रवेश किया। इस चरण में बहुत सारे महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई और शिक्षा जगत में बहुत तेजी से समाजशास्त्र एक लोकप्रिय विषय के रूप में उभर कर सामने आया। साथ ही 1952 में जीएस घुरिये ने के सौजन्य से इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक शोध पत्र प्रकाशन प्रारंभ हुआ। जिस कुछ दिनों बाद डीएफ पोकाक एवं लुई डुइमा जैसे प्रख्यात मानव शास्त्रियों ने कंट्रीब्यूशंस ऑफ सोशियोलॉजी नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। इस पत्रिका में मुख्य रूप से मानव शास्त्री शोध पत्र ही छपते रहे। इसके बावजूद इस पत्रिका के नाम में समाजशास्त्र लगा हुआ है। जो भी हो, इस काल में ब्रिटिश मानवशास्त्र का भारतीय समाजशास्त्र पर प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा।
और भारतीय समाजशास्त्र का स्वरूप अमेरिकी होने लगा। 1952 में जीएस घुरिये के सौजन्य से इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से सोशोलॉजी बुलेटिन नामक शोध पत्र का प्रकाशन हुआ। इस तरह धीरे धीरे भारतीय विचारक जो मानवशास्त्री थे कहीं न कहीं सोशोलॉजी के रूप में या सोशोलॉजी के विचार के रूप में अपने अपने थॉट या कंसेप्ट को प्रतिपादित किए, क्योंकि सभी लोग मानवशास्त्री थे, कहीं न कहीं जो समाज से प्रभाव थे, चाहे स्पेशली रूप से कोई ट्राइबल की स्टडी कर रहा था तो कोई न कोई हमेशा सोसाइटी की स्टडी किया है। तो जब समाज में इंसान रहेगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो आएगी जो उसके साथ जुड़ के रहती हैं। भारतीय समाजशास्त्री अध्ययन में वैज्ञानिकता की भारी कमी थी। भारतीय समाजशास्त्र में ऐसी अनगिनत पुस्तकें और लेख थी जिनमें संख्यात्मक आंकड़ों या पुरस्कृत वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग भारी कमी थी। उसे पढ़ने से ऐसा लगता था कि भारतीय समाजशास्त्री कम और सफल पत्रकार या कहानीकार ज़्यादा होते थे, क्योंकि सीधी सी बात है कि जब आपके स्टडी में जब साइंटिफिक नहीं होगा तो फिर उसके पुस्तकें, बहुत से पुस्तक के लेख थे जो साइंटिफिक चीज़ नहीं समझ में आते थे, और ऐसे लोग जो समाजशास्त्री कम थे लेकिन सफल पत्रकार या कहानीकार जैसे लोग थे। या तो ये किसी भी स्टडी बिना स्टडी एक जैसे होता है सीक्वेंस तरीके से स्टडी करना, तो वो चीज़ें नहीं थी। खैर इतनी संतुष्टि तो अवश्य मिलती थी कि जो भी वर्णनात्मक कृतियाँ हैं उनका स्तर काफ़ी संतोषप्रद है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब तक राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्य संबंधी विचार, एम.एन. श्रीनिवास के 3 अवधारणाएं, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, प्रभुत्व संपन्न जाति के अलावा किसी भी भारतीय समाजशास्त्री ने विश्व स्तर पर पहचाने जाने वाले किसी सिद्धांत या अनुसंधान की प्रविधि के रूप में कोई योगदान नहीं दिया। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र का समाजशास्त्र था या सोशोलॉजी या इंडियन सोशोलॉजी था। वैश्विक स्तर पे 2 समाजशास्त्रियों का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस था, राधा कमल मुखर्जी और एम.एन. श्रीनिवास। ये था भारत में समाजशास्त्र का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, आपको मैंने बताया किस रूप में कैसे कैसे पढ़ा गया, किस सब्जेक्ट के साथ इसका टाई अप हुआ। ये था भारत में समाजशास्त्र का उदय। थैंक यू सो मच। आपको कोई भी समस्या हो चैट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।